जो अच्छाइयाँ लोगों में थी, जो बुराइयाँ लोगों में थी, लोग भी क्या ही कभी नहीं बदले। महावीर के ज़माने से, राम के ज़माने से आज तक नहीं बदले। राम, महावीर, बुद्ध ये सब समझा के चले गए कि ऐसे हो जाओ, वो चले गए, दूसरा वाला आ रहा है वो भी वही समझा रहा है। हमें शुरू से लेकर आज तक एक ही बात समझाई जा रही है, झूठ मत बोलो, किसी का बुरा मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ। ये सब समझा समझा के चले गए, लेकिन हम नहीं समझे तो कुछ भी नहीं बदलता। शहर वैसे ही रहते हैं, दुनिया वैसी रहती है। तो दिल्ली में होना और दिल्ली के सभी मौसमों के साथ आगे बढ़ना, फिर कवि हो जाना, एयरपोर्ट अथॉरिटी की सरकारी नौकरी, फिर कवि होना आसान तो नहीं रहा होगा। परिवार का क्या रिस्पॉन्स था? जैसे आपके परिवार में कौन लोग हैं? मेरे साथ बड़ी अच्छी बात ये थी कि मेरे परिवार में पिताजी सरकारी नौकरी में थे। हाँ हाँ। 3 बहनें मुझसे तीनों बड़ी थी। तो 3 बहनों का जो भाई होता है ना, उसको डिफॉल्ट मोड पे नालायक मान लिया जाता है। ये बड़ा स्वाभाविक सत्य है, क्योंकि तीनों बहनें बड़ी हैं। अब उनमें से कोई बहन जिम्मेदार बहुत होगी, कोई पढ़ाई में बहुत तेज होगी, और उसके बाद एक आ गया लड़का, जो उस समय की एक परंपराएं थी कि लड़के को थोड़ा ज्यादा प्यार मिलता था। दादियाँ, नानियाँ, माएँ, मौसियाँ थोड़ा ज्यादा छोरा, तो वो छोरावाद होता था। इससे वो जो बहनें थी सारी, उनके मन में एक ये तय हो गया कि भैया इसके खिलाफ जो कंपनी बनी, उस कंपनी में 3 बहनें एक तरफ होती थी, और अरे प्रेम की कोई कमी नहीं, स्नेह की कोई कमी नहीं, लेकिन जब वर्सेस होता था तो उस वर्सेस में वो उधर और हम इधर। ऐसे में क्या हुआ कि हम तो नालायक तो थे ही। 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होता है जो रोज सब्जी लेकर आता है घर के लिए, वो उसकी जो लाई हुई सब्जी होती है उसमें से माँ बताती है, तेने तोरी ठीक ना छांटी, पालक देख के लानी नहीं आती तुझे। और एक होता है जो कभी कुछ नहीं करता। वो एक दिन धनिया की एक गड्डी खरीद लाता है। अच्छा। तो घर वाले कहते हैं आज तो छोरा धनिया लेके आया, देख कितना लायक लड़का है। तो मुझसे क्योंकि उम्मीदें नहीं थी। तो कौन से वाले में थे आप? मैं वो नालायक वाले में था। मुझसे उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कैसे भी कुछ भी कर ले, ये बस कुछ नौकरी कर ले, कमा ले, कैसे इसका कैसे भला होगा। तो उनको उम्मीद नहीं थी, तो वो जो भी कर ले वो ठीक है। तो जैसे ही दिखा कि भैया ओहो कार्ड पे नाम छपा हुआ आ रहा है, ठीक है कुछ तो कर रहा है लड़का, तो अपोज कुछ नहीं था। परिवार ने मुझे बिल्कुल अपोज नहीं किया। कवि बनना दुनिया के लिए बहुत मुश्किल रहता होगा, लेकिन मेरे लिए मैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि मैंने बनने की कोशिश नहीं की, मैं कवि हो गया। बनने का प्रयास करता तो मुश्किल रहता, मैं तो बस हो गया। ठीक है, ये तो परिवार है, लेकिन आप समाज में जब बाहर निकलते हैं, जैसे मुझे भी अब याद है कि मैं यूनिवर्सिटी में था, थोड़ा बहुत कुछ लिख लेता था, तो मैं बिल्कुल सच बताऊंगा कि मेरा मन करता था कि मैं स्टेज पे जाऊं तो लोग मुझे पसंद करें, मैं अच्छे से कविता पढ़ के आऊं, लेकिन जब मैं बाहर निकलूं तो कोई मुझे कवि ना कहे, क्योंकि जिस समाज से मैं निकला था, तो वो एक है। मतलब क्या ये चीज़ आपके साथ भी आई किसी मोड़ पे कभी? नहीं, मुझे अपने आप को, मैं ये ज़रूर संकोची बहुत हूँ, तो ये ज़रूर मुझे हमेशा रहा कि मुझे जब कोई कवि कहे तो मैं कवि कहलाने लायक हूँ। मुझे अगर कोई डिग्री मिले तो मैं उस डिग्री के लायक हूँ। मुझे अपनी अयोग्यता के ऊपर किसी सर्टिफिकेट का चेपा नहीं चाहिए था कभी भी। तो जैसे ही ये हो गया कि अरे चिराग तो कवि जी, हमें शुरुआत में किसी कवि सम्मेलन में गए तो वहां पर सामने वाले ने कहा कि कवि जी आ गए, तो मुझे लगा यार ये कवि जी जो है ये बहुत बड़ी पदवी है, ये छोटा काम नहीं है। कौन सी कक्षा होगी जब आप पहली बार मंच पे गए? मैं पहली बार मंच पर गया था, कवि सम्मेलन के मंच पर मैंने 12th के एग्जाम दिए थे, रिजल्ट आया नहीं था, अप्रैल 2002। तो आप कवि जी बन गए थे? तो मैं कवि जी बन गया था। तो मुझे पता ही नहीं था कवि सम्मेलन क्या होता है। पता होता तो निश्चित रूप से मैं शायद इतना सहज नहीं बन पाता। नदी को अगर उसका रूट बता दिया जाए तो नदी पहले से पत्थरों से लड़ने के लिए तैयारी करके चलेगी, उसे रूट ही नहीं पता तो फिर वो बहती है। तो मैं वही नदी था। तो इसलिए वो जो कवि जी जब बना तो फिर लगा नहीं यार ऐसे नहीं, तुकबंदी करके काम नहीं चलेगा। नहीं यार ये जो मैंने पहली कविता लिखी थी शिखर वार्ता पर, तो थी वो भी कविता, निश्चित रूप से कविता थी। जिसने मुझे कवि बना दिया वो कविता थी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था कि ये अल्पायु के बालक हैं।
ये तात्कालिक घटनाओं पर लिखी हुई कविताएं ये ऐसे है जैसे हमने अपने बालक की जन्मपत्री में से उसकी विंशोत्तरी आगे से फाड़ के फेंक दी कि इसके बाद ये जिएगा ही नहीं। तो हमने उस तरीके की कविताओं से शुरू किया था, तो मुझे लगा ये बहुत अन्याय हो गया, कविता बड़ी चीज़ है। फिर हमने पढ़ना लिखना, कविता कैसे होती है, फिर शायरी पढ़नी शुरू की, फिर दुनिया भर की कविताएं पढ़नी शुरू की, कविता का विज्ञान समझा, फिर समझा कि मतलब तब तक तो आ गए थे। हमने बाजार में आने के बाद बाजार के नियम सीखे हैं, हम बाजार के नियम सीख के बाजार में नहीं आए। क्या बात बहुत बढ़िया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जब आप मंच पे जाते होंगे आज के दौर में, आपका अनुभव पूछ रहा हूँ, कविता लिखना तो आपके ही शब्दों में न्यूक्लियर चेन की तरह है। वो तो एक बार आपने अगर वो शुरू हो गई तो आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कवि जब कविता लिख लेता है और मंच पे जाता है या किसी माध्यम से भी सुनाता है, जिस दौर के लोगों से उसका सामना होता है, एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ सर कि जिस तरह के बच्चों से मेरा सामना कई बार होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से वो बड़े स्ट्रांग नज़र आते हैं, लेकिन लोग बड़े छुई मुई हो गए हैं आजकल। उनको जरा सी बात लग जाती है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कैसे आप बात कर रहे हैं। और कविता तो वही कहेगी जो मर्म तक पहुंची हुई है पहले से। तो ये चुनौती तो आपको बार बार आती होगी और आपको तो तालियां चाहिए होंगी, क्योंकि कविता अगर मंच पे पहुंची है और उसकी स्वीकार्यता नहीं पहुंची है तो कई बार ऐसा होगा कि फिर मैंने किया क्या। वसीम साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, उस शेर को मैं कहता हूँ कि दुनिया में जितने भी लोग पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं उन्हें वो शेर अपने जहन पे गड़वा लेना चाहिए। वो कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जो एक सामान्य आदमी मंच पर जाकर कविता नहीं सुना पा रहा और जो कवि रोज जाकर कविता सुना रहा है, उसके बीच में अंतर सिर्फ इतना है कि उसे वो सलीका आता है। सलीका आता है। और ये सलीका दुनिया में कोई आदमी एलियन नहीं है। सभी हार्ड मास के 5.5 फुट के वही लोग हैं जो एक जैसा सोचते हैं। वो अलग परिस्थिति में खड़ा होकर ये कह सकता है कि इस दरवाजे का रंग सफेद है, मुझे यहाँ से लाइट पड़ रही है तो पीला दिखाई दे रहा है, ये हो सकता है। तो मुझे अब ये समझना पड़ेगा कि जहां से वो खड़ा होकर मेरी कविता सुन रहा है उसकी उसका पैर किस जूते में है, उसकी मनोदशा क्या है, उसको ये शेड कौन सी दिखाई दे रही होगी। वो मुझसे इस बात पर लड़ सकता है, बोले साहब कि आपने जो है इसको पीला बताया तो सफेद है, लड़ सकता है। लेकिन जब वो लड़ने आए तो मैं भी उससे लड़ने लग जाऊं कि नहीं नहीं भैया ये तो सफेद ही है, तो फिर मैं छोटा हो गया। मुझे उसको एक बार पलट के फिर से देखना होगा। उसको पहली संतुष्टि तो ये जाएगी कि हाँ नहीं यार इसने पलट के देखा, मेरी बात तो मानी। फिर वो समझने की स्थिति में आएगा। जैसे मैं बिना देखे कहूंगा अरे तुझे क्या पता है यार ये तो सफेद है। तो कविता सुनाते हुए मुझे एक एक श्रोता के मस्तिष्क पर ये वाले प्रश्न दिखाई देते हैं, स्पष्ट लिखे होते हैं। उसकी जैसी भंगिमा बदलने लगती है तो मैं अपना प्रस्तुति का गियर बदल देता हूँ। अगर मैं जनसंचार का विद्यार्थी रहा हूँ तो जनसंचार में हमें पढ़ाया जाता था कि श्रेष्ठ संप्रेषक वो है जो प्रापक के स्तर पर उतरकर संदेश संप्रेषित करे। मैं कितना भी बढ़िया जनसत्ता हूँ, मेरा रीडर जो है वो एक रिक्शा वाला है, तो उसे तो प्रभाष जोशी की भाषा नहीं समझ आएगी, नहीं आएगी। तो उसके लिए मुझे पंजाब केसरी होना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पंजाब केसरी हो गया तो वो जो प्रोफेसर साहब है वो मुझे 2 कौड़ी का करके चल जाएंगे। तो मैंने ये तय किया कि मैं नवभारत टाइम्स होके जीऊंगा। मुझे रिक्शा वाला भी पढ़ ले और मुझे प्रोफेसर साहब भी पढ़ ले। तो ये मंच के कवि को मैं, जो आदमी मंच पर नहीं जाना चाहता उसको तो जैसी वो कविता लिखना चाहे वही स्वीकार्य है। बाबा तुलसी को अगर मंच पर जाना होता तो बाबा तुलसी उस समय के कवियों की भाषा थी संस्कृत, वे संस्कृत में लिखते, लेकिन उन्हें तो राम के लिए लिखनी थी तो उन्होंने भाषा की चिंता नहीं की, उन्होंने वो लिखी जो उस कविता की आवश्यकता थी। तो मंच पर जाने के लिए तो आपको जन की भावना का ध्यान रखना पड़ेगा और वो रख लिया जाता है करत करत अभ्यास के, कभी पिट के कभी हूट होके। ये सारे अनुभव नहीं मेरे साथ नहीं हुए, मैं कम से कम पिटा नहीं हूँ, हूट तो हुआ हूँ। नहीं मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि शब्द का जो अर्थ है
वो एकदम हर बार वही नहीं है जो आप समझ रहे हैं, हम्म, क्योंकि शब्दों के साथ सबका व्यक्तिगत अपना अलग अलग संस्कार है। और अब आप एक कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहे, अब आप जिस मीडियम पे हैं वो सिर्फ भारत में नहीं है, भारत के हर राज्यों में ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में जा रहा है, जहाँ जहाँ लोगों को हिंदी समझ में आती है। तो ये चुनौती पहले से बहुत कठिन हो गई है। तो शब्दों का जब आप चयन करते हैं, जैसे मैंने आपके कई वीडियोस देखे, मैंने देखा, रिस्पॉन्स भी चेक किया मैंने, मज़ा आया मुझे। मैं सुन चुका हूँ, फिर भी सुन रहा हूँ। उसी कविता को आप कहीं और सुना रहे हैं तो रिस्पॉन्स में थोड़ा डिफरेंस है, और आप शब्दों का क्रम भी बदल रहे हैं। कहीं कहीं शुरू से ही वो क्रम बना हुआ है, बड़ा सहज आ रहा है, और कहीं कहीं बाद में वो गेयर, वो चीज़ वो माइलेज बाद में मिल रही है। आपसे इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ कि चूंकि आपको खुद पता नहीं कि अगले 3 महीने आप कहाँ कहाँ होंगे, कैसा ऑडियंस सामने है, और कई बार वो नया भी डिमांड करते हैं, और उन्हीं शब्दों के साथ फिर पहुंचना है, उन्हीं भाव के साथ, प्रभाव के साथ। फिर से मैं कहूँगा कि लोग छुई मुई हो गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत, और ज़िंदगी की आपाधापी सर, बहुत प्रेशर में हैं लोग। तो कैसे गुदगुदाते हैं फिर? बहुत आसान है। सचिन तेंदुलकर जब बल्ला लेकर क्रीज पर उतरते हैं, हाँ, तो वो घर से शॉट याद करके नहीं आते, नहीं आते। मैं कौन सा शॉट लगाऊंगा। वो अपना बल्ला लेकर अपनी समग्र क्षमताओं के साथ पिच पर खड़े होते हैं, और सामने वाला जैसी बॉल करा रहा है, वो बॉल 22 गज की दूरी जितनी देर में तय करती है, उतनी देर में जो उस बॉल को जितना माइन्यूटली पढ़ पाए, वो उतना बड़ा सचिन तेंदुलकर होता है। हमारे पास भी बॉल्स आती हैं, सामने वालों की भंगिमाएं बदलती हैं, सामने वालों के माथे में त्योरियां पड़ती हैं। वो त्योरियों का अर्थ केवल उस कही जा रही बात के प्रति विरोध उत्पन्न कर देना है, या वो समझ ना आने की क्लिष्टता है, या वो अन्य किसी कारण से हो सकता है वहां खटमल काट रहा हो उसको बैठे हुए, हो सकता है बराबर वाले ने जगह ना दे रखी हो, वो इस कारण अब ये अगर वो 22 गज की दूरी में मैं पढ़ पाया, तो बल्ले में शॉट तो कोई फीड थोड़ी करने है हार्ड डिस्क पेन ड्राइव लगा के, वो तो बल्ला और हाथ है, तो वो तो भरा हुआ है, वो हम अपना बल्ला लेकर मंच पर खड़े हैं। अगर मैं उस भावना को, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपुष्टि, कवि सम्मेलन में और लिखने वाली कविता में बस इतना फर्क है, उसमें प्रतिपुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी इसका कोई भरोसा नहीं है। कवि सम्मेलन में वहीं की वहीं, हाथ की हाथ तुरंत प्रतिपुष्टि मिलेगी। अब जितनी स्पीड से प्रतिपुष्टि मिलेगी, अगर उतनी ही स्पीड से मैं उसे खेल गया, तो बॉल बाउंड्री पार है। जी, और अगर मैं हड़बड़ा गया तो कैच हो गया। इतना सा खेल। आप कविता लिखते हैं तो परिवार में सबसे बड़ा आलोचक कौन है आपकी कविता का, या जो बहुत पसंद करता है कोई? परिवार में देखिए, एक तो मेरी पत्नी एक कवित्री है। अरे वाह! और वो कवित्री पहले थी, मुझसे शादी बाद में हुई है। ये डिस्क्लेमर अच्छा लगा मुझे, वरना लोग आपके पे नाहक जो है इल्जाम लगाते हैं। वो ऐसे तो जाने कितने इल्जाम, अगर इल्जामों की चिंताएं की होती तो इस दुनिया में कोई सामाजिक नहीं होता। जिसने भी अपना जीवन सामाजिक किया है, तय मानकर चलिए। अटल जी एक बहुत बढ़िया बात कहते थे कि लोग आपकी आलोचना कर रहे हैं तो समझ लेना कि आप कुछ कर रहे हो। अगर लोग आपकी आलोचना ही नहीं कर रहे तो फिर चेक करो कि भाई हम कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं। तो आलोचना तो वो तो इल्जाम तो चलते हैं। तो मेरी पत्नी है मनीषा शुक्ला, एक प्रतिष्ठित कवित्री हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं और बहुत निष्ठुर है प्रतिक्रियाएं देने में। सामान्यतया ये तो मेरा सरस्वती का वरदान है कि मेरी कविताओं पर जो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई चिराग अच्छा आदमी नहीं है, वो भी मेरी कविताओं को नहीं नकार पाते। तो मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए, तो मेरी कविताओं को नहीं नकार पाते। मेरी माँ बहुत अच्छी श्रोता हैं। क्या बात! वो अध्यापिका थी, उन्होंने पढ़ाया, और उनको जो है जब मैं कोई कविता सुनाता हूँ तो उनके चेहरे पर उभरने वाली भंगिमाएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक मेरी छोटी बहन, जो मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, उसको कभी कभी उसका मूड आता है, तब वो इत्मीनान से कहेगी कि आज भाई वो कुछ सुना, या मैं ही कुछ सुना दूं उसे, तो वो बड़े इत्मीनान से सुनती है। लेकिन उसका क्या है कि एक तो वो कन्विंस बहुत जल्दी हो जाती है, मैं जो सुनाता हूँ वो उससे बहुत जल्दी कन्विंस हो जाती है, कविता से खासकर। मुझसे तो आज तक नहीं हुई,
कविता से। तो वो क्या है कि वो श्रोत्री बहुत अच्छी नहीं है, वो प्रशंसिका बहुत अच्छी है। हाँ 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 तो वो प्रशंसा करती है। आलोचना तो मुझे अगर मिली है, माँ तो फिर माँ को तो मेरे लिखे टेढ़े अक्षर भी हमेशा अच्छे लगते थे। तो मैं तो अगर आ की भी पूंछ बना देता था तो वो भी उसे लगता था कि मेरे छोरे ने लिखा है। तो माँ का तो चिराग है, अपनत्व है, चिराग है वो। लेकिन मेरी पत्नी कठोर कटु आलोचिका है।